नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 1 के 1 दिसंबर शिफ्ट 3 में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है कि निम्न तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्कूल बी और स्कूल डी में जीव विज्ञान को चुनने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हमें इधर स्कूल नेम दिया हुआ है, फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड, परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड बायोलॉजी, रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड बायोलॉजी। तो हमें स्कूल बी और डी में देखना है। तो सबसे पहले इधर हम स्कूल बी लिख लेते हैं और यहाँ पे डी लिख लेते हैं। तो इसके बाद हमें छात्राओं की संख्या का अनुपात बताना है। तो स्कूल बी में कितने छात्र हैं, 400, और स्कूल डी में है 800। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2 बी और डी स्कूल का। अभी परसेंटेज ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट्स, तो कितने हैं बी में 36% और डी में है 18%। तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल स्टूडेंट्स, इसमें कितना रेशियो है 5:7 है। तो जो छात्राएं हैं वो कितनी होंगी यहाँ पे 7/12। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 7/12 के साथ और इनटू में इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे वो इधर देख लेते हैं। ये रेशियो 3:9। तो इधर से फीमेल का रेशियो 9 है और टोटल है 3 + 9 12। तो यह आ जाएगा 9/12। तो इसका रेशियो निकाल देंगे। अभी 12 से 12 कट होगा और ये इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा। तो जो ये रेशियो है वो आ जाएगा 7:9 और ये हमारा ऑप्शन नंबर होगा 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है निम्न आकृति से x + y + z ज्ञात करें। तो अभी अगर हम ट्राइंगल ए बी और डी में देखें तो इस एंगल का जोड़ और प्लस में इस एंगल का जोड़ वो होगा 120 डिग्री के इक्वल, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा x + y + z, और वही हमसे पूछा था। तो x + y + z का मान आ जाएगा 120 डिग्री और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा है जब 27 की पावर 27 और +27 के मान को 28 से विभाजित किया जाए तो शेष फल कितना होगा। तो इसको 28 से डिवाइड कर देंगे तो 27 की पावर 27 और प्लस में 27 और इसको डिवाइड करेंगे 28 से। अगर इसको हम 28 से डिवाइड करें तो यह आएगा -1 की पावर 27 और प्लस में ये इधर 27 लिख लेते हैं। तो इसको अगर 28 से अभी फिर डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 की पावर 27, मतलब -1 आएगा और प्लस में 27 और अपॉन में 28। तो ये आ जाएगा 26 और अपॉन में 28, मतलब अभी ये 26 28 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, मतलब जो ये 26 आया है यही हमारा रिमाइंडर होगा। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है कि tan 240 डिग्री का मान क्या है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं tan 270 डिग्री और -30 डिग्री। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री और ये 270 डिग्री। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 270 - 30 डिग्री, तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट होगा। और इसमें tan और cot जो है वो पॉजिटिव होते हैं और हमारा जो चेंज होता है वो 90 डिग्री पे चेंज होता है और 270 डिग्री पे चेंज होता है। तो इधर ये tan किस में चेंज हो जाएगा, ये cot में चेंज हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा cot 30 डिग्री और इसमें पॉजिटिव होते हैं तो ये पॉजिटिव आएगा। तो cot 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cot 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3, मतलब यही हमारा आंसर आ जाएगा और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू पूछी है। तो इसको अगर लिखें तो ये आ जाएगा 2 × tan 60 होता है √3 और अपॉन में ये आ जाएगा 1 +
ये √3 का स्क्वायर 3, तो ये आ जाएगा 2√3 और अपॉन में 4, तो 2 से इसको कट करेंगे तो इधर 2, तो ये आ जाएगा √3 अपॉन में 2। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो √3 अपॉन में 2 किस ऑप्शन से आएगा, तो इससे तो आएगा नहीं, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया हुआ है कि यदि a + b = 11 और ab = 35 है, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान क्या है। तो इसका हम 2 बार स्क्वायर करेंगे, ये क्या आ जाएगा, a² प्लस b², ये किसके इक्वल होगा, 11 का स्क्वायर और माइनस 2ab, तो ये क्या आ जाएगा 121 और माइनस 2ab, मतलब इसको डबल करेंगे तो ये 70, तो 70 इसमें से माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 51 के इक्वल। तो इधर से a² प्लस b² की वैल्यू आई है 51 के इक्वल, तो इसका एक बार और स्क्वायर करेंगे तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ये किसके इक्वल आएगी, ये इक्वल आएगी 51 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a² इंटू b² के, तो 51 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 2601 और माइनस ये होगा a² b², तो इसका स्क्वायर करेंगे 35 का स्क्वायर, तो वो होगा 1225। अब इसका डबल करना है तो ये हो जाएगा 2450। अभी हमने 2601 में से 2450 को माइनस करना है, तो इधर 1 आएगा, इधर 5, इधर 1, तो ये हमारा आया है 151 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से ₹4200 कम है, राशि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है समान राशि पर और समान दर पर, तो अभी हमें रेट भी सेम दिया हुआ है और राशि भी सेम दी हुई है, तो ये डिफरेंस किसकी वजह से आया होगा, ये 4200 रुपए, ये टाइम की वजह से आया होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 वर्ष है और यहाँ पे 5 वर्ष है, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 वर्ष का डिफरेंस है और रेट कितनी है 14%, तो इंटू में 14%, तो टोटल डिफरेंस कितना आया है 28% का, और वो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 4200 के इक्वल। तो इधर से अगर 1% की वैल्यू निकालें तो सबसे पहले इसको 14 से कट करेंगे, तो 14 दूनी 28, तो ये आ जाएगा 14 तिया 42 और 2 0, तो 1% की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 150 के इक्वल। अभी हमें राशि ज्ञात करनी है, इसलिए हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 15,000 रुपए के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दिया गया वृत्त चित्र 8 विभिन्न कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को दर्शाता है। इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या 2000 है। एक विशिष्ट कंपनी द्वारा बेची गई बाइक की संख्या को इन सभी 8 कंपनियों द्वारा बेची गई बाइक की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है पी, क्यू, आर तथा एस द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या और टी, यू, वी तथा डब्ल्यू द्वारा बेची गई बाइक की औसत संख्या के बीच का अंतर क्या है। तो यहाँ पे ये 4 कंपनी है और यहाँ पे भी ये 4 कंपनी है, तो अभी हम इधर से इन सबको अगर ऐड करें तो यह आएगा हमारा 100%, और 100% की जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दी हुई है 2000 के इक्वल, तो इधर 2000 रख देते हैं। तो इधर से अगर 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 20 के इक्वल। तो अभी हम P, Q, R तथा S को ऐड करते हैं, तो P, Q, R और S इन सभी को अगर ऐड करेंगे तो ये 21 और 19, तो ये आएगा 40 और प्लस में 20, ये आ गया 60 और प्लस में 5, तो ये हो गया 65। और अगर हम इसको T, U, V और W को ऐड करेंगे तो वो कितना है, वो आ जाएगा 35, क्योंकि टोटल था 100, उसमें से 65 को माइनस करेंगे तो 35। अभी इनका यहाँ पे एवरेज ना निकाल के पहले इनको माइनस कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। अभी इसका एवरेज निकालते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.5%, मतलब हमें 7.5% की वैल्यू बतानी है। 1% की वैल्यू है 20, तो इसको
20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 सत्ते 140 और प्लस में 10, तो ये आ जाएगा 150 के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि यदि tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 7 है और थीटा न्यून हो तो 5 sin थीटा का मान क्या होगा। हमें पता है सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से हमें दिया हुआ है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा 7 के इक्वल। तो यहाँ से सीकेंट थीटा और माइनस में tan थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी 1/7, क्योंकि a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी 1 के इक्वल है, तो a माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी 1/a प्लस बी। तो अभी हमें दिया हुआ है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा और ये इक्वल है 7 के। अभी इसको सोल्व कर देते हैं तो tan थीटा से tan थीटा कट हो जाएगा। अभी ये इधर बचेगा 2 सीकेंट थीटा और ये इक्वल आएगा 7 + 1/7। इसको अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 50/7। इस 2 को भी इधर लेके आ जाते हैं, तो यहाँ से हटा के इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 25। मतलब सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो आएगी 25 और /7। अभी हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं थीटा। इसमें सीकेंट थीटा क्या होगा, इसमें सीकेंट थीटा होगा ये 25 और अपॉन में ये बेस 7। तो ये थर्ड साइड क्या आ जाएगी पाइथागोरस से, ये आ जाएगी 24। अभी हमसे क्या पूछा है 5 sin थीटा का मान, तो 5 sin थीटा की वैल्यू क्या होगी 5 इंटू साइन थीटा, इसमें होगा 24 और अपॉन में 25, तो इंटू में 24 और अपॉन में 25। 5 से इसको कट करेंगे तो ये 5 आएगा, तो ये आ जाएगा 16 होके 24/5 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि दो संख्याएं 6:5 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 3 है तो दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा। LCM जो होता है इस केस में वो होता है जो ये अनुपात दिए हुए हैं इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 × 5 और इंटू में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे HCF को इंटू में 3, तो ये आ जाएगा 6 × 5 = 30 × 90। तो हमारा आंसर आ जाएगा 90 और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी। मतलब जब 20 दिन काम होता है उस टाइम पे पुरुष होते हैं 450, तो इस काम को अगर 30 दिनों में करना है तो अभी टाइम हो गया ज्यादा, तो पुरुष हो जाएंगे कम। तो कम के लिए क्या करेंगे, कम के लिए हम कम से तो गुणा करेंगे और ज्यादा से हम भाग करेंगे। अब इसको 30 से कट करेंगे तो 0 से 0 कट होगी, 3 से इसको कट करेंगे तो 15। अभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 300। मतलब 30 दिनों में करने के लिए 300 आदमियों की जरूरत होगी और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि एक तैराक एक बिंदु P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है और फिर अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और एक बिंदु Q पर पहुंचता है। यदि P और Q के बीच की दूरी 120 मीटर है तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक पॉइंट P मान लेते हैं, ये धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है, तो इस तरफ हम मान लेते हैं ये धारा के विपरीत है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो इस डिस्टेंस को हम D मान लेते हैं। तो वो इस पॉइंट पे पहुंच गया, फिर वो बोल रहा है कि इसके बाद वो अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है। अगर इधर धारा के विपरीत था तो इस तरफ धारा के साथ होगा और वो 6 मिनट तक ही तैरता है, मतलब वो ज्यादा दूरी तक जाएगा, तो वो यहाँ तक जाएगा मान लेते हैं। और ये पॉइंट उन्होंने दिया हुआ है Q, क्योंकि बताया हुआ कि पॉइंट Q पर पहुंचता है और P और Q के बीच की दूरी दी हुई है 120 मीटर और ये 120 मीटर है, तो धारा की चाल हमें बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अभी अगर हम देखें धारा के विपरीत जो वो तैरता है वो डिस्टेंस कितना है, वो डिस्टेंस है D और धारा के विपरीत जो चाल है वो आ जाएगी x - y, तो अपॉन में x - y, तो ये टाइम आएगा और टाइम कितना दिया हुआ है 6 मिनट, तो इसको हम सेकंड बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा
360 सेकंड। ऐसे ही अगर हम धारा के साथ देखें तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस होगा d प्लस में 120 और अपॉन में धारा के साथ चाल होगी x प्लस वाई, तो सेम टाइम लगता है, ये टाइम है 360। अभी हम ऐसा करते हैं, यहाँ से d की वैल्यू निकाल लेते हैं दोनों इक्वेशन से, तो वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 360 इंटू में x माइनस वाई, और इधर से d की वैल्यू आ जाएगी 360 और इंटू में x प्लस वाई और माइनस में 120। अब ये दोनों की दोनों d की वैल्यू है तो इनको इक्वल रख देते हैं, तो इधर से ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 360x माइनस 360y इक्वल टू ये होगा 360x और प्लस में 360y और माइनस में 120। अभी ये 360x से 360x कट हो जाएगा, अभी y को एक तरफ कर लेते हैं और 120 को एक तरफ कर लेते हैं। अगर इसको इधर लेके जाएं और इसको इधर लेके आए तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 720y इक्वल टू 120, और इधर से अगर y की वैल्यू निकाले तो वो आ जाएगी 1/6, लेकिन ये आएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो अभी हमें क्या बताना है, अभी हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो 1/6 को हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी चाल। तो अभी अगर इसको सोल्व करें तो 6 से इसको कट करेंगे तो 6 थी 18, अभी इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 6/10। तो यहाँ से जो धारा की चाल है वो आ जाएगी 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है कि एक वस्तु पर 15% और 12% की दो क्रमागत छूट किस एक एकल छूट के बराबर है। तो इसको हम सोल्व करेंगे x प्लस वाई और माइनस एक्स वाई अपॉन में 100 वाले फॉर्मूला से। तो x और y क्या है, 15% और 12%, तो ये कितना आ जाएगा 15 और 12 27, और माइनस में 15 गुना 12 और बटे में 100। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, 5 से इसको कट कर देते हैं, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 0। अभी इसको 2 से कट कर देते हैं, 2 6 12 और ये आएगा 10, तो ये आ जाएगा 27 और माइनस 1.8, तो ये कितना आ जाएगा, अगर 2 माइनस करेंगे तो 25 और 0.2, मतलब ये आ जाएगा 25.2%। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि आकृति में AB इजिकल टू AD इजिकल टू 7 सेंटीमीटर है, मतलब जो ये AB है ये AD के इक्वल है और ये 7 सेंटीमीटर है, और AC इजिकल टू AE है। तो AC ये वाली भुजा AE के इक्वल है, इस भुजा के इक्वल है, तो ED की लंबाई ज्ञात कीजिए, और हमें दिया हुआ है BC इजिकल टू 11 सेंटीमीटर भी, तो ये 11 सेंटीमीटर है। तो जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल होगा शीर्षाभिमुख कोण, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अभी ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ADE में ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और इनके बीच का एंगल बराबर है, तो ये दोनों की दोनों ट्राइंगल सर्वांगसम होंगी, मतलब कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इनकी सभी साइड्स भी और सभी एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब जो ये BC भुजा है ये ED भुजा के इक्वल होगी, और BC कितनी है 11 सेंटीमीटर, तो ED भुजा कितनी हो जाएगी, वो भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये ऑप्शन कौन सा हमारा, ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है कि एक किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 4 गुना अधिक, इस अधिक को कट कर देना, ये गलत प्रिंट हो रखा है, और यहाँ से भी अधिक को कट कर देना। तो अभी अगर हम देखें एक किसी कार्य को पूरा करने में 20 से 4 गुना या C से 5 गुना समय लेता है, एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम को समाप्त कर सकते हैं, B अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। तो अगर इधर A और B का जो है टाइम का रेशियो देखें तो वो कितना होगा, वो होगा 4 और 1 का रेशियो, ये टाइम का रेशियो है। अगर इधर से एफिशिएंसी का रेशियो देखें तो वो होगा 1:4। ऐसे ही A और C का अगर देखेंगे टाइम का रेशियो तो वो आ जाएगा 5:1, और एफिशिएंसी का रेशियो होगा 1:5। अभी हमें इधर से पता चल गया A का अनुपात कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और B का कितना 4 है और C का है 5। तो A:B:C कितना आएगा एफिशिएंसी की इनका रेशियो, तो वो आएगा 1:4:5।
अभी हमें बताया हो कि एक साथ काम करते हुए वे 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। तो उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 4 9 और 1 10, और 4 दिन तक काम करते हैं तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा? 10 चौक 40। अभी बी का बताना है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो टोटल वर्क है 40, इसको डिवाइड करेंगे बी की एफिशिएंसी से, मतलब 4 से, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 10 दिन, मतलब बी अकेला 10 दिन में उस पूरे काम को खत्म कर देगा। और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी ए सी का समद्विभाजक रेखा बी सी को डी पर काटता है। यदि बी डी इज इक्वल टू 6 और बी सी इज इक्वल टू 14 है तो ए बी रेशियो ए सी का मान क्या है? तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ए बी सी। तो इस पॉइंट को ए लिखेंगे, इसको बी और इसको सी। अभी हमें बताया हुआ कि एंगल बी ए सी का समद्विभाजक रेखा बी सी को डी पर काटता है। तो यहां से अगर हम इसको मिला दें, ये पॉइंट डी है। अभी हमें बी डी की वैल्यू दी हुई है 6, तो ये 6 है, और बी सी की वैल्यू है 14, तो ये डी सी भुजा हो जाएगी 8 के इक्वल। और हमसे पूछा है ए बी रेशियो ए सी, तो ए बी और ए सी का रेशियो जो होगा वो बी डी और डी सी के रेशियो के इक्वल होगा। और बी डी और डी सी का रेशियो कितना है? वो है 3:4 के इक्वल। तो इनका रेशियो भी 3:4 आ जाएगा, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है कि एक महिला का व्यय और बचत का अनुपात 5:1 है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर जो होता है वो होता है सेविंग के इक्वल। अभी हमें व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, मतलब हमें एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ है। ये हमें 5 दिया हुआ है और ये 1 दिया हुआ है, मतलब इनकम क्या होगी? 5 + 1 6, मतलब 6 - 5 = 1। अभी हमें बताया हुआ है यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है। इसमें अगर 10% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 6.6, और एक्सपेंडिचर में अगर हम 20% की वृद्धि करेंगे तो ये हो जाएगा 6 के इक्वल। तो अभी सेविंग क्या आ जाएगी? 6.6 - 6, तो ये इक्वल आएगी 0.6 के। तो पहले थी सेविंग 1, अभी होगी 0.6। तो कितने की कमी आई? 0.4 की कमी आई। कितने पे? 1 पे। और परसेंटेज में बताना है तो इनटू में 100 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 40% के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि किसी बर्तन में 25 लीटर दूध है। इस बर्तन से 5 लीटर दूध निकालकर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है। यह प्रक्रिया पुनः 2 बार दोहराई जाती है। अब उस बर्तन में कितना दूध है? तो टोटल दूध कितना था? 25, और निकाला कितना? 5। तो अगर हम भिन्न बनाए इसकी तो ये हो जाएगा 5/25। तो ये क्या आएगा? ये आएगा 1/5, मतलब 5 था तो 1 निकाल दिया तो कितना बचेगा? तो 4 बचेगा। तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन आ जाएगा 4/5, मतलब 5 में से 1 निकालने के बाद 4 बच गया। और ये प्रक्रिया टोटल कितनी बार की है? 2 बार तो बाद में की और 1 बार पहले, मतलब टोटल 3 बार की है। इसका हम क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा 64 और अपॉन में 125, मतलब टोटल था 125 और बच गया कितना? 64। लेकिन एक्चुअल में था कितना? 25। तो हमसे उसने पूछा है कि अब बर्तन में कितना दूध है, तो दूध निकाल देंगे। टोटल था 25 और बचेगा कितना? इनटू में 64 अपॉन में 125। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो 25 पंजे 125। अभी इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, ये होगा 64 दूनी 128 और अपॉन में 10, तो ये आ जाएगा 12.8 लीटर। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि कपिल एक मोबाइल सचिन को 15% लाभ लेकर बेचता है और सचिन पुनः उसे रोहित को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि रोहित ₹322 का भुगतान करता है तो कपिल के लिए उस मोबाइल का क्रय मूल्य कितना है? क्वेश्चन में हम मान लेते हैं कपिल का जो कॉस्ट प्राइस है वो है X रुपए, और उसके बाद उसने 15% का लाभ लिया है और सचिन को बेच दिया। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? इनटू में 115 अपॉन में 100। और अभी क्या हुआ? सचिन ने उसे पुनः रोहित को बेच दिया 12% के लाभ पर, तो फ्रैक्शन होगी
इंटू में 112 अपॉन में 100। अभी ये जो आया है ये आया है रोहित का कॉस्ट प्राइस, और रोहित का कॉस्ट प्राइस कितना है 322 रुपए। मतलब इसको 322 के इक्वल रख देंगे। तो यहां से अगर इसको x के लिए सोल्व करें तो वो आ जाएगा 322 और इंटू में 100 अपॉन में 112 और इंटू में 100 अपॉन में 115। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 5 से कट करें तो ये 20 और ये आएगा 23। अभी 23 से अगर इसको कट करें तो 23 से कम 23, 9 बचेगा, 23 चौका 92। तो अभी 14 से इसको कट करेंगे तो 14 8 112, 4 से इसको कट करें तो 4 दूनी 8, ये 4 से कट होगा 25 पे, 2 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 10। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी 250 रुपए, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है कि नीचे दी गई तालिका 6 वर्षों में 2 कंपनियों C1 तथा C2 की आय को दर्शाती है, और हमसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है P में C1 की आय। तो P में C1 की आय कितनी है 750। वर्ष Q में C2 की आय का 33.33% है। तो Q में C2 की आय कितनी है 250। तो ये 750 अपॉन में 250 और इंटू में 100। अगर इसका परसेंटेज हम निकालें तो ये आ जाएगा 300% के इक्वल, क्योंकि इसको कट करेंगे 25 या 75 तो 300% आएगा। और यहाँ पे हमें दिया हुआ है 33.33%। मतलब जो ये पहला कथन है ये हमारा गलत है। सेकंड वाले कथन को अगर देखें, वर्ष टी में C1 तथा C2 की औसत आय 400 है। वर्ष टी यहाँ पे है तो इनको अगर ऐड करें तो 530 और 70, 600 और 200 ये हो गया 800, और एवरेज निकालेंगे तो आएगा 400। मतलब जो ये सेकंड कथन है ये ठीक है, लेकिन उसने हमसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो ये फर्स्ट वाला कथन है ये सही नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल 1। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि यदि x प्लस वाई इजिकल टू 36 है तो x माइनस 27 का क्यूब और प्लस में y माइनस 9 का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं। तो एक वेरिएबल को हम कुछ भी रख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, x को 27 रख देते हैं और y को 9 रख देते हैं। तो इधर अगर 27 रखेंगे और इधर 9 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 का क्यूब 0 और प्लस में 0 का क्यूब 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है कि दिया गया बार ग्राफ 2003 के दौरान विभिन्न व्यय शीर्षों के तहत एक कंपनी के व्यय का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है यदि ऋण पर ब्याज की राशि रुपए 3.15 करोड़ है तो वेतन, करों और बुनियादी ढांचे पर व्यय की कुल राशि ज्ञात करें। तो ऋण पर ब्याज कहाँ पे है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये है 17.5%। मतलब जो 17.5% की वैल्यू है वो क्वेश्चन में हमें दी हुई है 3.15 करोड़ के इक्वल। तो हमसे पूछा है वेतन, करों और बुनियादी ढांचे पर व्यय की कुल राशि। तो वेतन कहाँ पे है, इधर है, टैक्स ये है और बुनियादी ढांचा ये इधर है। इन सबको अगर ऐड करें 20 और 10 30 और 20 50, मतलब हमें 50% की वैल्यू निकालनी है। तो वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 315/100 और इंटू में 50 और अपॉन में 175 और इंटू में 10। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50 और 25 सते 175। ये 0 से ये 0 कट हो जाएगी। अभी 7 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 7 चौक 28 और 7 पंजे 35। 2 से इसको कट करेंगे तो 2 पंजे 10, 5 से इसको कट करेंगे तो ये 9 आएगा। मतलब जो 50% की वैल्यू आएगी वो आएगी 9 करोड़ रुपए के इक्वल, और यही हमारा आंसर होगा। और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि यदि y प्लस 1/y इजिकल टू 3 है तो 1/y क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 2 का मान क्या है। तो ऐसा करते हैं, हम इसका क्यूब कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा y क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस 3 इंटू y इंटू 1/y। तो y से y कट होगा तो ये इधर आ जाएगा y प्लस 1/y
और ये इक्वल आएगा 3 का क्यूब 27। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 3। तो ये आ जाएगा प्लस का 9 और इक्वल 27। तो इधर से वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 18 के इक्वल। तो अभी हमें बताना है वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब प्लस 2 का मान। तो दोनों तरफ 2 ऐड कर देते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, वाई क्यूब प्लस 1 अपॉन वाई क्यूब और प्लस में 2, इधर भी 2 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 के इक्वल। मतलब यही हमारा आंसर होगा और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है कि एक 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर एक शंकु का आकार दिया जाता है जिसके आधार का व्यास 13 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई क्या है। तो इस क्वेश्चन में हम उन दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम गोले का वॉल्यूम लिखेंगे और गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब और गोले की जो त्रिज्या है वो है 13 सेंटीमीटर। मतलब इंटू में हम करेंगे 13 इंटू में 13 और ये इक्वल होगा शंकु के वॉल्यूम के। और शंकु का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू में एच। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ व्यास, तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, इंटू में 13 अपॉन में 2 और इंटू में 13 अपॉन में 2 और इंटू में हाइट h, क्योंकि h की वैल्यू हमें बतानी है। अभी अगर इसको सोल्व करें तो पाई से पाई कट होगी, ये 3 से ये 3 कट हो जाएगा। अभी ये 2 13 से ये 2 13 कट हो जाएंगे। अभी इधर से अगर h की वैल्यू निकालें तो h की वैल्यू इधर से आ जाएगी 13 चौके 52 और इंटू में 2 और इंटू में 2। तो h की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 52 दूनी 104 और 104 दूनी 208। तो ये आ जाएगी h इज इक्वल टू 208 सेंटीमीटर और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी तांबे के एक गोले से 6 मिलीमीटर व्यास वाले एक तार का निर्माण किया जाता है। निर्मित तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में भी हम वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये व्यास दिया हुआ है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 9 और यहाँ पे इसकी रेडियस हो जाएगी 3 मिलीमीटर। और हमें पता है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो होता है 10 मिलीमीटर के इक्वल। तो इधर से अगर 1 मिलीमीटर की वैल्यू निकालें तो वो होगी 1/10 सेंटीमीटर। और यहाँ पे हमें कितना दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है 3 मिलीमीटर। तो 3 मिलीमीटर की जो वैल्यू है सेंटीमीटर में कितनी होगी, वो हो जाएगी 3/10 सेंटीमीटर। अभी हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले गोले का वॉल्यूम लिखते हैं और गोले का वॉल्यूम होगा 4/3 और पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू 9, तो इंटू में 9 इंटू 9 और इंटू में 9। और जो यहाँ पे तार दिया हुआ है उसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच और इधर से इसको इक्वल रख देते हैं। तो पाई आर स्क्वायर तो इंटू में आर कितना आया है 3/10 सेंटीमीटर, तो इंटू में 9/100 और इंटू में h। तो अभी अगर इसको सोल्व करें तो पाई से पाई कट होगी और 9 से ये 9 कट हो जाएगा और 3 से इसको कट करेंगे तो ये 3 पे कट होगा। तो h की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी 4×12 = 108 और इंटू में 100 और ये आएगा सेंटीमीटर में। अगर इसको मीटर में बनाए कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 108 मीटर। मतलब जो शंकु है उसकी हाइट आई है 108 मीटर और ये ऑप्शन नंबर है हमारा 4। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।